subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या आईआर स्पेक्ट्रा है वो शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसमें आते हैं आपके कपलिंग इंटरेक्शन, फर्मी रेजोनेंस, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आपके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोलेकुलर मास, ये सारे फैक्टर आज हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, साथ में आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमेशा बनते ही हैं आपके नाइपर जीपेट में। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। And if you want to watch my previous videos regarding the spectroscopy or instrumental analysis, you can check description box below or by using this link. इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अवेलेबल है, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स स्टडी ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब वो आईआर स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करके उसके जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो उनमें ट्रांजिट होगा, आपके प्रमोट होगा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे, इसलिए इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो हम अल्टीमेटली जब बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, बट हम उसको जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम वेव नंबर से डिनोट करते हैं हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। हम जब भी अब आईआर की वैल्यू आप पढ़ते होंगे तो वो आपको एक तरीके से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या फिर वेव नंबर है, हम वेव नंबर ही डिनोट करते हैं हमेशा। जैसे कि बात करें हम लोग कार्बोनिल की हो, सीएच स्ट्रेचिंग की हो, जो आपका 3000 सेंटीमीटर -1, 17-18 सेंटीमीटर -1, तो इस तरह से जो वैल्यू डिनोट करते हैं वो उनके आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो वेव नंबर पे हम डिनोट करते हैं। तो ये जो वेव नंबर हैं या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हैं वो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक फिक्स होता है, बट वो रेंज में होता है। एक पार्टिकुलरली एक ही वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कहीं ना कहीं बहुत सारे जो और एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, आपके जो बेंजीन है उसमें जो CH है, आपके एल्किन में CH है, आपके जो एल्काइन में CH हैं, ये सारे CH तो हैं। ये CH स्ट्रेचिंग का जो आपका आईआर स्पेक्ट्रा होगा वो क्या सेम होगा, क्योंकि सारे तो मॉलिक्यूल तो अलग है ना, कोई एल्कीन है, कोई एल्काइन है, कोई एल्केन है, कोई बेंजीन है, तो इसलिए उनके क्या इफेक्ट होंगे वो आज हम समझने वाले हैं। तो बात करें हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स की, उसमें जो आते हैं आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोलेकुलर मास, हाइब्रिडाइजेशन, मोलेकुलर स्टेट, कपलिंग इंटरेक्शन, फर्मी रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड बॉन्ड एंगल। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो है आपका कपलिंग इंटरेक्शन, फर्मी रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ और मोलेकुलर मास के बारे में ऑलरेडी आपने पहले पढ़ चुके होंगे कि क्या उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। मोलेकुलर मास चेंज होने से क्या आपके इफेक्ट आएंगे या आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होने से क्या आपके इफेक्ट आएंगे। ठीक है, जो जनरल मेन जो आपका पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे इस पॉइंट से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है, हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या रिक्वायर्ड एनर्जी है या वेव नंबर है उतनी ही हाई होगी। ठीक है, जैसे की बात करें हम सिंगल बॉन्ड के लिए, आपका ये वैल्यू है 5 × 10⁵ ग्राम सेकेंड -2। अगर डबल बॉन्ड के लिए 10 × 10⁵, ट्रिपल के लिए 15 × 10⁵, तो मल्टीपल होते जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रेचिंग आपके वाइब्रेशंस हैं, बात करें वाइब्रेशंस की तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। आपको पता है स्ट्रेचिंग में फिर आपके सिमेट्री, एसिमेट्रिक, बॉन्डिंग में आपके बेंडिंग में आपके जो आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन है, आपके रॉकिंग, वेगिंग, सीजरिंग, आपके ट्विस्टिंग, ये सब होते हैं ना। इनको आप ध्यान में आया होगा आपको जो पिछले वीडियोस में देख चुके होंगे। तो ठीक, तो जो बात करें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की, आपके हाइड्रोकार्बन्स की, जैसे कि हम बात करते हैं ये आपका है एल्काइन, दिस इज द एल्काइन, दिस इज द एल्केन और दिस इज द आपके एल्केन। ये आपका एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। जैसे कि बात करें आपके सी ट्रिपल बॉन्ड की होती है 2150, सी डबल बॉन्ड की होती है 1650 और इसकी होती है 1200। अप्रॉक्सीमेटली सारे वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली ही होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो है हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है
तो उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है, जिसको हम वेव नंबर ही बोल सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका मोलेकुलर मास। सो मोलेकुलर मास जस्ट अपोजिट है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलेकुलर मास। ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास जितना बड़ा होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, सेम बात करें हम लोग जो वेव नंबर है हमारे इन मॉलिक्यूल्स का, ये CH देखिए, CO, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं आपके C से। तो सबसे लोएस्ट मोलेकुलर मास है, तो लोएस्ट इसलिए आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हाई होगी 3000, CC 1200, CO 1100, CCl 750, CBr 600, CI 500। जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ते जाता है, यह जाएंगे तो मोलेकुलर मास जो है इंक्रीज होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। मोलेकुलर मास आपका अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती जाती है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम हम बात कर चुके हैं आपके एल्काइन, एल्कीन और एल्किन के केस में, तो उनमें भी एक तरीके से हाइब्रिडेशन चेंज होते हैं। तो जो sp हाइब्रिडेशन है उसका हाई होगा, देन sp2 का, देन sp3 का, क्योंकि इनमें बॉन्ड एंगल भी चेंज होंगे। ठीक, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होंगे। अल्टीमेटली बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही मेजर है। तो जैसे कि बात कर चुके हैं, sp का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 3300, sp2 का होता है 3100 और आपके sp3 का होता है 2900। ठीक है, तो ये आपके वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब क्या होगा, sp का हाई, देन sp2, देन sp3। ठीक, अब आते हैं मोलेकुलर स्टेट। अगर सैंपल आपका जो कंपाउंड्स हैं, अगर वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है, तो अगर आपको गैस में है तो हाई होगा उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, देन आपके लिक्विड का, देन आपके सॉलिड का। तो ये बेसिक्स हैं। अब आते हैं ओरिजिनल। ठीक, कि आपका जो हमारा कपलिंग इंट्रैक्शन है, क्योंकि हमारा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत सारे अदर एलिमेंट से जुड़ा होता है, साथ में उस फंक्शनल ग्रुप की भी आपकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होती है, उस स्ट्रेचिंग में भी सिमेट्री और सिमेट्रिकली होती है। ठीक है, तो ये आपस में कपलिंग मतलब एक तरीके से रिजोनेट करना, एक दूसरे के इक्वल होना। ठीक, सो वी एक्सपेक्ट द वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फॉर द एंड वाइब्रेशनल CH। तो अगर बात करें हम CH की, अगर ये आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बात करें CH की, है ना, इस तरीके से है, तो ये CH की जो आपका है वो उसकी एक होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका एक नहीं होता है, मल्टीपल हो सकते हैं जो आपस में इक्वलाइज भी हो सकते हैं। सो इन केस ऑफ CH2, देखिए CH2 के केस में देखिए क्या होता है, तो टू एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एसिमेट्रिकली एंड सिमेट्री। बात करें CH2 बॉन्ड की, जैसे कि जानते हैं ये आपका मान लो सपोज कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो इसमें आपका स्ट्रेचिंग होता है। अगर तो स्ट्रेचिंग की बात करें आपका सिमेट्री की, तो क्या होगा, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा इस तरीके से। ठीक है, ये सिमेट्री है। बात करें एसिमेट्री की, तो क्या होगा, एक बढ़ेगा और एक आपका छोटा होगा इस तरीके से, ये आपका एसिमेट्री है। और जो आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो एसिमेट्री की ऑलवेज हायर होता है देन सिमेट्री। सो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसिमेट्री मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज हायर देन द सिमेट्री मॉलिक्यूल्स। तो इनके दो हो गए, दो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो गए आपके किसके, CH2 के। सिमिलर केस है आपका CH3 का। These are known as the couple vibrations due to the occurs at different frequencies that oscillated CH stretching. Similar in the couple vibration of the CH3। तो ये सेम के CH3 में होगा। सेम आपके CH3 जो हैं वो आपके इस तरीके से तीन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। तो आपके अगर तीनों में आपका अगर हुआ तो क्या होगा, वो एक तरह की सिमेट्री हुआ। और किसी दो में बढ़ रहा है, किसी एक में घट रहा है, या दो में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है, तो आपके क्या होंगे, एसिमेट्री होंगे। मान लो एक में बढ़ेगा और दो में घटेगा, वो आपको क्या है, एसिमेट्री है। इसलिए इनमें आपके एक आइसोलेटेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है फिक्स, ये अलग अलग हो सकती हैं। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना ही एक तरीके से उनका कपलिंग इंटरेक्शन है। तो आपके जो पीक्स हैं वो शार्प नहीं आएंगे, जो पीक्स आएंगे वो इस तरीके से शायद ना आए, उनमें हल्का सा जो फ्लक्चुएशन है इस तरीके से आपको कपलिंग इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आई रिस्पेक्टर देखे होंगे अगर आपने, तो आपका जो कई बार इस तरीके से हमको दिखाई देने को मिलता है
और ये जो है अल्टीमेटली कपलिंग इफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका डबलेट फॉर्म में आता है या इस तरीके से जो दिखाई देता है वो आपके कपलिंग होती हैं। अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वैल्यूज़ जो हैं एक का अप एक का डाउन अपने आप हो जाता है। हम आगे बात करेंगे फर्मी रेजोनेंस के केस में। समटाइम्स इट हैपन्स दैट टू डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैव nearly the same energy. If such vibrations belongs to same species like the CH2, CH3, then a mutual perturbation of energy may occurs, resulting in the shift of one towards lower frequency and one towards the higher frequency. So मैंने कहा अगर दोनों एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, एसिमेट्री और सिमेट्री का रेंज बहुत ही सिमिलर होता है, तो आपस में कपलिंग होंगे, रेजोनेट होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है वो पीक एक साथ नहीं आ सकता, एक साथ जो है एक ही पॉइंट पे पीक नहीं आएगा, तो एक का हायर और एक का लोअर अपने आप वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कर लेते हैं। इनको बोलते हैं कपलिंग इंटरेक्शन और कपलिंग वाइब्रेशंस, जो आपके सिमिलर मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म्स और हैं आपके फर्मी रेजोनेंस, आगे हम बात करेंगे। तो कपलिंग इंटरेक्शन की एग्जांपल देखिए। सो एग्जांपल लेते हैं CH2 है, तो CH2 का आपका जो एसिमेट्रिक आपके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो होता है 3000, जबकि सिमेट्री होता है हमारा 2900। सिमिलरली NH2 की बात करें 3400, 3300, NO2 की बात करें 1550 और 1400, CO2 की बात करें 1600 और 1400। ठीक, तो इस तरीके से इनके बीच में आपके कपलिंग होगा, कपलिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, एक आपके लोअर हायर एनर्जी और एक आपका लोअर फ्रिक्वेंसी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं फर्मी रेजोनेंस। सो व्हाट इज द फर्मी रेजोनेंस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कपलिंग इंटरेक्शन और खासकर फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस में आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी और आपके कॉम्बिनेशनल बैंड्स या कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को समझने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को हम अलग से भी क्रिएट कर देंगे शॉर्ट कट करके, ताकि वो भी आपको अलग टॉपिक मिलेगा देखने के लिए आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे। ठीक, सो इट अकर्स व्हेन ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कपल्स और रेजोनेट विथ एन ओवरटोन और कॉम्बिनेशनल बैंड्स। अब अगर बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की और कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, इनको पहले आप समझिए कि ये है क्या, उसके बाद पे आप फर्मी रेजोनेंस को समझ सकते हैं। सेम रेजोनेंस मतलब होता है सिमिलर अगर वैल्यूज होते हैं तो आपस में रेजोनेट करते हैं, कपलिंग करते हैं। दो अगर सिमिलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हुए तो चाहे वो सेम मॉलिक्यूल्स के हों या फिर आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के भी हो सकते हैं। सो बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की या वाइब्रेशन की, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है अगर हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके लोअर से हायर पे मूव करता है, तो V0 से V1 में मूव किया तो जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, E1 मान लेते हैं इसको, तो ये होगा hν, और ये इसकी आपकी होती है फंडामेंटल वाइब्रेशंस। ठीक है, एक तो इस तरीके से ये आपका E1 है। सेम आपका अगर वो ये आपका क्या है V0, ये V1, ये V2 और ये आपका V3। ठीक है, अगर वो V0 से V2 में गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो होती है आपके ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपके होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इज द मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो इसमें होता है 2E1, क्योंकि डिस्टेंस देखिए ये और ये दो हो गए। सेम अगर वो आपका जो V0 से V3 मूव करता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मूवमेंट है E1 के केस में ये है V0 टू V1, इसके केस में क्या है V0 टू V2, और इस पे केस में क्या है V0 टू V3। तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है, ये आपका सेकेंड ओवरटोन है। जो सेकेंड ओवरटोन है वो किस में होगा, आपका V0 से V3 पे। तो उसके केस में जो E3 होगा, जो आपके E3 होगा, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो होगा इक्वल टू द 3 इंटू E1, मीन्स 3 इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो इसके मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपका है ओवरटोन। एग्जाम्पल लेते हैं, समझोगे आप। जैसे कि बात करें हम लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की, मान लो कोई एलिमेंट है या फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो होती है 1400। ये मान लेते हैं, किसका भी छोड़िए इस बात को। ठीक है, तो इसका जो ओवरटोन होगा, तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, V0 से V2 होगा, तो क्या होगा E2 की बात करें तो होगा 2E1। तो E1 क्या है आपका, दिस इज द E1, दिस इज द E1, दिस इज द E2। तो क्या डबल होगा इसके, 2E1 होगा, कितना हो गया 2800।
सिमिलर ये बात करें किसकी, ये हो गया E3 की, तो क्या होगा E3 मतलब 3E1, तो क्या हो गया आपका 4200, ठीक है, ट्रिपल हो गया इसका ट्रिपल हो गया आपका। फिर आपका थर्ड ओवरटोन मतलब V0 से V4 होगा, तो E4 क्या होगा 4 इंटू E1, तो कितना हो गया आपका 5600। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं आपके, ठीक है। तो ओवरटोन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब समझिए इस ओवरटोन के बारे में। तो आपके मान लेते हैं कोई एलिमेंट हैं, उसका जो ओवरटोन है और स्ट्रेचिंग है, क्योंकि हम जानते हैं जो स्ट्रेचिंग और ओवरटोन, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, है ना। वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं। सपोज जो CH स्ट्रेचिंग है, जो CH स्ट्रेचिंग की जो एनर्जी है अप्रॉक्सीमेटली होती है 3000 के आसपास की होती है, मान लेते हैं इसकी स्ट्रेचिंग की। और एक जो CH बेंडिंग है, या जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन बोलते हैं कई बार, उसकी होती है आसपास 1400 की, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली। या इसको मान लेते हैं 20 के अप्रॉक्स रेंज में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये जो फंडामेंटल है आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका डिफॉर्मेशन किसका है 1400 है, तो इसका जो ओवरटोन है, ओवरटोन CH बेंडिंग या डिफॉर्मेशन कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा 2800। तो ये जो वैल्यूज हैं वो आपस में ऑसिलेट करेंगे, इक्वल होंगे, मतलब CH स्ट्रेचिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और CH बेंडिंग की ओवरटोन फ्रीक्वेंसी लगभग, कहने मतलब मेरा ये था कि इनके बीच में जो है CH की जो स्ट्रेचिंग है वो इक्वल हो सकती है CH की बेंडिंग या डिफॉर्मेशन ओवरटोन की। तो क्या दोनों की पिक एक ही जगह पे आएगी? नहीं आएगी। तो वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक का जो वैल्यूज हैं वो आपके हायर पे एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरीके से हो सकती है जो हमने बताया, एक हायर पे और एक हल्का सा लोअर पे, ठीक है। मान लो ये आपका इधर किसका है, इधर आपका हायर है, इधर लोअर है। आगे हम देखेंगे, बात करें फर्मी पे। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन बैंड्स के बारे में। तो कॉम्बिनेशन बैंड्स, कपलिंग ऑफ द टू फंडामेंटल वाइब्रेशंस इज द कॉम्बिनेशन बैंड्स। सपोज कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका V0 to V1 होगा, इस तरह से अगर मूवमेंट करेगा तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी E1 होगा, मान लेते हैं। किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बात करें, उसका भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होंगे, मान लो होते हैं V0 प्राइम टू V1 प्राइम के बीच में आएगा तो होगा E1 होगा। तो जो कॉम्बिनेशन बैंड्स हैं वो दोनों के कपलिंग के थ्रू होता है, मीन्स E2 इज इक्वल टू, दिस इज द कॉम्बिनेशन बैंड इक्वल टू द E1 प्लस E1 प्राइम, ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में लेते हैं, किसी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1400 और किसी और की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 750, ठीक है। ये हो गया V0 to V1, ये हो गया V0 प्राइम टू V1 प्राइम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन बैंड्स, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E1 प्राइम। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन बैंड। तो अल्टीमेटली अब नेक्स्ट है हमारा फर्मी रेजोनेंस। सो इट, अब फर्मी रेजोनेंस क्या है? सो इट अकर्स व्हेन ए फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप कपल्स और रेजोनेट विथ एन ओवरटोन और कॉम्बिनेशन वेट ऑफ द अनदर और सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां पे अनदर भी हो सकता है और सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि बात करें, ये किसी फंक्शनल ग्रुप की या किसी मॉलिक्यूल्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं E1, V0 to V1, ठीक है। अब किसी और फंक्शनल ग्रुप हो या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप के कुछ और जो बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग है, उस तरीके से हो, तो उसका जो आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं, ये आपका E1 हो गया और ये हो गया आपका E2। E2 की क्या है? आपका ओवरटोन है ना, इज द फर्स्ट ओवरटोन। तो इसका जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा। तो E1 इज इक्वल टू E2। तो वो होता है आपका फर्मी रेजोनेंस, मतलब वो रेजोनेट करेगा जो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसी दूसरे के या अपने ही आपके ओवरटोन वैल्यू से मैच करेगा, वो होता है आपका फर्मी रेजोनेंस एक तरीके से।
जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1400 हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा E2 होगा, वो क्या होगा, दिस इज द E2 है ना, दिस क्या है E2 प्राइम, ये आपका E1 प्राइम, तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन 2800। अब ये जो वैल्यू है ये किसी दूसरे के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच करता है, कपल करता है, वो होता है आपका फर्मी रेजोनेंस। तो इसके केस में जो आपका रेजोनेंस का जो वैल्यू है या फिर बात करें पीक है, वो आपका सेम जो बताया मैंने ओवरटोन पे, इस तरीके से एक हायर एक लोअर पे एक आपके मूवमेंट जो है अप और डाउन शिफ्ट अप हो जाएगा। तो शिफ्ट होते हैं सेम जगह पे ना आके, वो हल्का सा, जैसे कि बात करें अगर इस तरीके से मैच होगा तो एक का आपका हो सकता है कि 2900 पे आए, 2900 पे आए, एक का आपका 2800 पे आए। तो इस तरीके से ये आ सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल रूप में। सो बात करते हैं फर्स्ट आपका बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की बात करें तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ द CH बैंड, जो CH बैंड है, CH बैंडिंग के जो आपके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है होती है अप्रॉक्सीमेटली 865 सेंटीमीटर -1। इसका जो ओवरटोन कितना होगा 1730 के इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका जो CO का जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग IR स्पेक्ट्रा है, वो होती है 1710 टू 1740 के बीच में, ठीक है। जो आपस में ये दोनों जो हैं क्या होंगे, लगभग इक्वल होंगे, तो ये रेजोनेट करेंगे, यही आपके फर्मी रेजोनेंस के लिए बनेंगे। तो एक का एनर्जी हायर और एक का लोअर। तो इस तरीके से आपका जो इसका जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं या स्ट्रेचिंग जो IR स्पेक्ट्रा है, वो अप्रोक्सीमेटली आपका मूव करता है हायर साइड पे। जैसे कि आपका इस CO का हो गया 1760 पे, और ये एक आएगा पीक आएगा आपका 1720 पे, जो एक तरीके से आपका ओवरटोन पीक है, ठीक है। तो इससे लोअर इसका हायर, एक का हायर एक का लोअर पे आपका जो रेजोनेंस है या पीक है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस और फर्मी डबलेट, क्योंकि दो फॉर्म पे है इसलिए बोलते हैं फर्मी डबलेट। सेम लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड के केस में। एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें आपका इस तरीके से है आपके एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस बात करें हम लोग एल्डिहाइड की, तो CH बेंडिंग, CH जो है आपका बेंडिंग होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1390 का, जिसका ओवरटोन कितना हो गया 2780 का, ये आपका ओवरटोन है। दिस इज द ओवरटोन, इसको हम बोले थे क्या बोले थे E2 प्राइम, है कि नहीं। अब जो CH स्ट्रेचिंग है उसका फंडामेंटल होता है हमारा 2800 के इक्वल। तो ये क्या होगा, हो गया आपका, ये हो गया E1 हो गया, है कि नहीं। तो इसी केस में क्या हुआ, जो E1 का वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है आपके E2 प्राइम से। इसी के CH के ही आपके जो ओवरटोन है, CH बेंडिंग ओवरटोन है, उसके इक्वल होगा हमारा CH स्ट्रेचिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फर्मी रेजोनेंस किस में आएगा, अब इनके मूवमेंट होंगे एक अप एक डाउन पे, क्योंकि ये इतना है 780 पे एक 200 पे, तो एक आएगा 2824 या 2820 के अप्रॉक्सीमेटली एक पीक आएगा, और एक पीक आएगा 2720 के, जो इनका बीच का डिफरेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 100 सेंटीमीटर -1 का बीच में डिफरेंस होता है, इसमें गैप होता है इन दोनों के बीच में। इसलिए एक आपका CH स्ट्रेचिंग का आ गया 2880 पे, और जो आपके CH बेंड ओवरटोन का जो पीक आएगा वो आएगा 2720 पे। जबकि आना कितना था, इसका आना था 2800 पे और इसका आना था 2780 पे, जो उतना नहीं आया है। इसलिए क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, कुछ लोअर साइड पे कुछ हायर साइड पे, क्योंकि हम वही तो पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपका जो IR स्पेक्ट्रा है वो शिफ्ट होंगे। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द कपलिंग इंटरेक्शन, कपलिंग वाइब्रेशन और द फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है, उनका नेचर चेंज हो जाता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू द डाउनवर्ड शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑफ द IR स्पेक्ट्रा। तो एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। V जो माइनस है वो कितना होगा, कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, याद रखिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, ग्रेटर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर वेव नंबर। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही उसका फ्रीक्वेंसी कम होगी। इंटरमोलिकुलर की बात करें, अब उसमें दो होते हैं आपके H बॉन्डिंग पे, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, हम आगे देखेंगे। सो इंटरमोलिकुलर की बात करें,
इंटरमॉलिक्यूलर बात करें तो होता है एज बॉन्ड जो है शार्प होगा और वेल डिफाइंड होगा, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो वो ब्रॉड बेंड आएंगे और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होंगे। अगर कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करेंगे तो उनके जो आपके जो बेंड हैं एज बॉन्डिंग का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, फाइनली डिसिपर हो जाएगा। ठीक है, बात करें जैसे कि बात करें एमीन में होते हैं, एल्कोहल में होते हैं। जैसे कि बात करें डाइल्यूट का कंसंट्रेशन की बात करें, मतलब डाइल्यूट कंसंट्रेशन है मतलब एज बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम होगी, तो उस केस में आपका जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है 3500 सेंटीमीटर -1 के अप्रॉक्सीमेटली है आपका वी वेव नंबर। बात करें कंसंट्रेशन की तो कंसंट्रेशन होगा तो इसमें क्या होगा आपका एज बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो क्या होगा इसका जो वी वेव नंबर है वो क्या होगा कम होगा एज कम्पेयर टू द डाइल्यूट कंसंट्रेशन से। तो कितना हो गया आपका 3300। सेम बात करें अल्कोहल की तो डाइल्यूट कंसंट्रेशन में होगा आपका 3650 और आपके कंसंट्रेशन में होगा 3350, मतलब इसमें भी आपका वेव नंबर कम हुआ है क्योंकि इसमें एज बॉन्डिंग पॉसिबल बढ़ जाता है। सेम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट का। तो इसका जो नॉर्मल है आपके इन CO का वो आपका होता है 1740 और 1780 के बीच में होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर इसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एज बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से, तो इनका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम हो जाती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर केस में, ठीक है, ये आपके ब्रॉड आते हैं। बात करें इंटरमॉलिक्यूलर केस में, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अगर सिंगल मॉलिक्यूलर डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो उस पर तो होगा एज बॉन्डिंग, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी होगा। कंसंट्रेशन कम है तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो सकते हैं, तो उसमें एज बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, इसलिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतना अल्टर नहीं होता है डाइल्यूट कंसंट्रेशन पे। लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी। बात करें इसके कंपेयर पे क्या देखेंगे तो ये कितनी होगी, ये फ्रीक्वेंसी कम हुई है। बात करें इंटरमॉलिक्यूलर के तो उसमें तो होना तय है बट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो बैंड है वो आपका शार्प आएगा। ठीक, तो कितना होगा 1680 पे इसका आएगा, किसका ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट का, इस CO का। इसमें भी CO का स्ट्रेचिंग, इसमें CO का स्ट्रेचिंग, दोनों के CO का जो स्ट्रेचिंग बैंड है वो आपके अलग अलग होंगे। इसके केस में अलग, इसके केस में अलग, क्योंकि इसके केस में आपके इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग है, इसमें आपके इंट्रामॉलिक्यूलर है, और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इस पे आएगा ही। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द एज बॉन्डिंग। इसके लिए बात करें और एग्जांपल हैं कीटो इनॉल के। कीटो केस में आपका कोई भी एज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसका वैल्यू होता है आपका CO का 1725 सेंटीमीटर -1, जबकि जो इनॉल फॉर्म है जिसमें OH और H बनेगा, जिसमें एज बॉन्डिंग पॉसिबल है, उस केस में जो फ्रिक्वेंसी क्या होगी कम हो जाती है 1630 पे। इथाइल ग्लाइकोल की एक आपका स्ट्रक्चर है जो सीन और एंटी पढ़ चुके हैं आपने, तो सीन और एंटी केस में ये एंटी है, मतलब OH दूर पे है, इसलिए आपके बीच में इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका जो वैल्यूज होगा 3644 के अप्रॉक्स होगा। जबकि आपके सीन की बात करें जहाँ पे आपके दोनों आपस में पास हो जाते हैं, तो उस केस में OH एज बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी क्या होगी थोड़ी सी कम हो जाती है और वो होती है 3612 के आसपास। ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द अटैचिंग ग्रुप like the electron donating or withdrawing, and it depends on the inductive effect, mesomeric effect, field effect और conjugation। तो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हुआ है, अब वो उस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, तो उसकी वजह से उसके जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज हैं और फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, बेसिकली आपका जो फोर्स कॉन्स्टेंट है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाता है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगा तो अल्टीमेटली वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज भी चेंज हो जाती हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स की। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, एक है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बात करें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, तो उसके केस में आपका जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या होंगी डिक्रीज होंगी। याद रखिए क्या होंगी डिक्रीज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाता है, उससे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। ठीक, सेम नेगेटिव की बात करें उसमें आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, याद रखिए। तो उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बात करें हमारे एल्डिहाइड के केस में, ये आपका HCOH है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है एक तरीके से। इसका होता है अप्रोक्सीमेटली CO का वैल्यू होता है स्ट्रेचिंग का, वो होता है 750 के अप्रोक्सीमेटली। इसमें हम 8 जोड़ दिए, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए,
मतलब उसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपका उससे क्या होगा आपका कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव से क्या होगा कम होगा, तो इससे क्या होगा आपका 1745, मतलब इसमें कम हो रहा है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, याद रखिए। फिर हम यदि आर मतलब एक कीटोन हो गया, इससे कितना हो गया आपका 1715, ठीक। अब आते हैं हमारे इस पे, अगर हम लोग ऐड कर दें क्लोरीन ग्रुप, जो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक, तो उस केस में हमारा जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है थोड़ा सा हायर साइड पे मूव किया है, अपवर्ड किया है, मतलब 1725 पे किया है। सेम CH2Cl दो Cl ऐड कर दिए 1740 पे, CH2Cl2 दो Cl2 ऐड कर दिए हैं इस पे, दोनों जगह पे क्या हो गया आपका 1778 पे, मतलब ये बढ़ गया है। तो इस तरह से इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट का मेसोमेरिक इफेक्ट कई बार इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में ही काम करता है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप होंगे, लेकिन डोमिनेंट जो है इंडक्टिव इफेक्ट का होता है, देन मेसोमेरिक का होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बात करें पॉजिटिव की, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि बात करें NH2 की, OH की, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके केस में जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज हैं वो आपके कम होंगी, याद रखिए। जबकि अपोजिट नेगेटिव मेसोमेरिक में सेम पॉजिटिव इंडक्टिव या मेसोमेरिक में कम होंगे, नेगेटिव में बढ़ेंगे। इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जिसमें आपके NO2 या CO ग्रुप हो सकते हैं, जिसमें आपका वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज होंगी, याद रखिए। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे, सपोज ये आपका कोई कंपाउंड है जिसका हम देख रहे हैं CO का स्ट्रेचिंग इवेंट देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होता है 1693 के अप्रॉक्स होता है। अब इस पे अगर हम लोग यहाँ पे पैरा पोजीशन पे एक एमिनो ग्रुप ऐड कर दें, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये आपका प्लस M इफेक्ट होगा। इससे जो वैल्यूज हैं आपका क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। इससे आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपका कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, तो अल्टीमेटली जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है, क्लियर। जस्ट अपोजिट अगर हम उस पर OCH3 या आपके NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो आपके इसके कंपेयर पे आपका जो है वैल्यूज जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं आपके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज का। ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन का, जानते हैं अगर कॉन्जुगेट बढ़ाते जाते हैं तो उसके लेमडा मैक्स में इंक्रीज होता है, और लेमडा मैक्स से वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज कम होती हैं, अपोजिट हैं एक तरीके से। तो अल्टीमेटली कॉन्जुगेशन से आपके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज भी कम होंगी। कॉन्जुगेशन इंक्रीज द वेवलेंथ एंड डिक्रीज द वेव नंबर। जिसकी बात करें हम लोग, ये आपका एक तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसका वैल्यू होता है 1650 का, ठीक है। ये क्या है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है प्रोपीन है एक तरीके से, ये आपका है ब्यूटाडाइन, इसका होता है 16110, यहाँ पे बढ़ा दिया हमने, कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया। सेम बात करें कीटोन की, इसका होता है हमारा 1715 का, यहाँ पे हम लोग एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा दिए, कॉन्जुगेशन बढ़ा दिए, तो क्या होगा इसका 1706। ये हो गया आपके कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स। अब लास्ट हमारे बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल अल्टर होने से भी आपके एब्जॉर्प्शन बैंड में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग कीटोन या इस तरीके से रिंग की, जहाँ पे CO का स्ट्रेचिंग बैंड होता है, आपका स्ट्रेचिंग जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा 1715 के अप्रॉक्सीमेटली, इसका CO ग्रुप का, स्ट्रेचिंग ग्रुप का। लेकिन अब बॉन्ड एंगल चेंज करेंगे तो उनके वैल्यूज़ भी चेंज होंगे। जैसे कि बात करें इसकी बात करें तो इसका होता है 1815, इसकी बात करें ये होता है अप्रोक्सीमेटली 60, ये होता है 90, है ना। तो इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 1780, कम होते जाता है। इसका हो गया आपका 1750, इसका होता है 109 के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल भी चेंज करेंगे तो उनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज भी चेंज हो जाती हैं। इसलिए किसी भी आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज हैं, वेव नंबर हैं या आयर स्पेक्ट्रा है, वो फिक्स नहीं होता, वो एक रेंज में होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उससे जुड़े हुए अदर मॉलिक्यूल से। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द आयर स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me more the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.